अब मैं बुलाना चाहता हूँ आपके बीच आपके क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए जो आपके बीच में आई है बबीता यादव जी। बबीता यादव जी आए और अपनी बात रखें। बबीता यादव जी। सम्मानित मंच और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप लोग आज इस एक कार्यक्रम, एक ऑफिस का जो शुभारंभ किया जा रहा है, एक अलग जो है मुखर्जी नगर से जगाई जा रही है, इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल होने के लिए आए। आज आजाद समाज जो पार्टी है उसने मुझे अपना उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली से घोषित किया है और मैं इसी क्षेत्र की, इसी मुखर्जी नगर की रहने वाली हूँ। आज आप देख रहे हो कि अभी जो मुखर्जी नगर में आपके चारों तरफ जो है वो कोचिंग के बोर्ड लगे हुए हैं, चारों तरफ आपके स्टूडेंट घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है, चाहे वो रेहड़ी पटरी ठेली वाले हों, चाहे जितनी भी दुकानें बुक शॉप्स की खुल रही हैं या कोई रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, वो आज सब जो है कोई भी इकोनॉमी यहाँ की चल रही है, दो लोगों की वजह से चल रही है। एक वो है टीचर और दूसरे हैं स्टूडेंट। और यही स्टूडेंट जो है इस दो विधानसभाओं की जो इकोनॉमी है, तिमारपुर और बुराड़ी पूरी जो है वो स्टूडेंट से भरी हुई है और उसी की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ पर जो है वो रोजगार मिल रहा है। ये सब टीचर्स और स्टूडेंट की बदौलत है। लेकिन आज मुखर्जी नगर को भी खत्म करने की एक साजिश चल रही है और हर रोज जो है सीलिंग के नोटिस हर कोचिंग वाले को, हर रेस्टोरेंट वाले को आ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला जो है कोई नहीं है। पीछे कुछ दिनों पहले कोचिंग में आग लगी जिसमें कोचिंग की कोई गलती नहीं थी, गलती थी तो एनडीपीएल की थी, क्योंकि वो अपने जो मीटर हैं वो जैसे सिटियों में आप चलते हो सारे मीटर जो एक साथ लगा देते हैं और उनमें एक मीटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, क्योंकि तारे जो है काफी समय से उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है, छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हुआ और सारे मीटर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो धुआं जो है वो ऊपर तक कोचिंग में गया और बच्चे जो हड़बड़ा के ऊपर से कूदने लगे और उसी की वजह से जो एक माफिया है उसको एक मौका मिल गया कि मुखर्जी नगर को टारगेट कैसे किया जाए। आप देख सकते हैं कि आज मुखर्जी नगर में सीलिंग के जो नोटिस आ रहे हैं और जो चीजें कंप्लीट करने के लिए बोली जा रही है वो शायद दिल्ली में कोई इमारत उसको पूरा कर पाए। अगर ऐसे सीलिंग के नोटिस आने लगे तो मुझे लगता है कि सारी दिल्ली जो है वो बंद हो जाएगी। जिस बिल्डिंग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो दिल्ली की एक बिल्डिंग भी, जो पुरानी बिल्डिंग है वो एक बिल्डिंग भी जो पूरा नहीं करती है, लेकिन सिर्फ जो टारगेट है वो मुखर्जी नगर को किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कोविड भी आया था वो एक षड्यंत्र था, उसमें भी यही था कि लोगों से कैसे जो है पैसा लोगों के पास है, हर थाने वाले को इंस्ट्रक्शन थे, जितने भी जो लोगों को ये जो चालान काटे जाते थे वो भर भर के गवर्नमेंट के पास जाते। पीएम केयर फंड से, पंचायतों से पैसा इकट्ठा होके आम आदमी ने पैसे इकट्ठा करके जो पीएम केयर फंड में दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में आप देख सकते हो कितना पैसा दिया। मतलब एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से ऐसी ऐसी पॉलिसी लाई गई, डिमोनेटाइजेशन लाया गया, जिसके तहत बोले कि जो एक करप्शन है उसको हम खत्म करेंगे, बड़े नोट जो है उनको हम बंद करेंगे, लेकिन 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट चलाना, क्या इस देश की जनता को ये बेवकूफ समझ रहे हैं? उस तरह से आम आदमी का जो कारोबार था, आम आदमी के पास जो पैसे थे उस सबको खत्म कर दिया गया, गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा कोविड के द्वारा लिया गया। तीसरा जो है अब जो सीलिंग के नोटिस आ रहे हैं, अब जो टीचर्स के पास पैसे हैं या आम आदमी अपना रोजगार यहाँ पर चला रहा है, जो छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं उनके पास भी सीलिंग के नोटिस आ रहे हैं। इस तरीके से एक आम जो जनता है उसको गरीब बनाया जा रहा है, ताकि जो एक बोलने की आजादी है वो तभी आती है जब आपका पेट है वो भरा हुआ हो, और जब आपका पेट भरा नहीं होगा, आपको 2 वक्त की रोटी के लिए अगर जुगाड़ करना पड़ेगा तो आप कोई आवाज नहीं उठा पाओगे। तो एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश को फिर से गुलाम बनाने का, इसके संविधान को खत्म करने का। और संविधान का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पिछड़ों के लिए था, संविधान इस देश के हर व्यक्ति के लिए था। अगर आज हम लोग यहाँ खड़े होकर बात भी कर रहे हैं या आप लोग कोई व्यवसाय भी कर रहे हो तो ये अधिकार जो है एक संविधान ने दिया है, वरना जो तानाशाही ताकतें थी वो आप देख सकते हो कि जैसे इंदिरा गांधी जी जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया उस समय कुछ लोगों के पास थी वो ताकतें, ऐसे ही जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें थी, सभी लोग जो है मजदूरी उसमें करते थे, ना उसमें प्रॉपर मजदूरी मिलती थी, ना किसी को उसमें एक परमानेंट को रोजगार मिलता था। तो इस तरह से संविधान ने हर व्यक्ति को एक बराबर के दर्जे पर लाने का, एक समान अवसर देने का काम किया। आज जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं और एक फेयर सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं, पेपर आउट होते हैं, हम उनको भी जब कोर्ट में उठाते हैं, ये सारे जो अधिकार दिए हैं ये सब एक संविधान ने दिए गए हैं। तो संविधान किसी एक इंसान के लिए नहीं है जिसको, जब हम संविधान की बात करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो हमें लोग जो है उनको बदनाम करने के लिए उनको एक कैटेगरी से जोड़ देते हैं, उनका जो वर्चस्व है, जो उनकी जो उनका व्यक्तित्व है उनको कम कर दिया जाता है कि तो एससी के नेता है। भीमराव अंबेडकर मैं कहना चाहूंगी कि वो एससी के नेता नहीं थे, वो मानवता के नेता थे और उन्होंने
इस देश के हर गरीब व्यक्ति को, हर सामान्य व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको बराबर की एक आजादी देने का काम किया, ताकि सभी भाई जो है वो मिलके और इस देश को आगे बढ़ाए और अपना भी विकास कर सके। आज आजाद समाज पार्टी ने मेरे को जब यहाँ से उम्मीदवार तय किया है, तो ये पार्टी जो है मेरे को ज्वाइन, मैं कांग्रेस पार्टी में थी, मैं छोड़ के आजाद समाज पार्टी में आई और मुझे गर्व है कि मैं इस पार्टी में आई, क्योंकि बहुत सारी जो पार्टी है, जो नेशनल पार्टियां बन चुकी हैं, उनमें सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र है, बाकी लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि जब आप बात करते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम ओबीसी को जो है एक मौका देंगे, हम महिलाओं को मौका देंगे, हम नौजवान को मौका देंगे, तो ओबीसी को, महिलाओं को, नौजवान को कहाँ मौका दोगे? आपके दरिया बिछाने के लिए मौका दोगे या फिर संसद में भेजने के लिए मौका दोगे? आप अपनी टिकटों में देखो कि एमपी और एमएलए की कितनी टिकटों में आपने नए नौजवान को मौका दिया है, महिलाओं को मौका दिया है, या फिर जो ओबीसी वर्ग है या कि जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, आपने उसको मौका दिया है। ये कुछ लोगों का एक ग्रुप है, जैसे कि जुडिशरी में है, कॉलेजियम सिस्टम है कि जज का जो बेटा है वही जज बनता है। ऐसे ही लोकतंत्र का जो फर्स्ट पिलर है संसद, उस पर भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, और वो कुछ लोग वही हैं जो देश आजाद होने से पहले भी वो राजा थे और पूंजीपति थे। आज उन्हीं का कब्जा है, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, या फिर जिसके पास पैसा है अनाप शनाप 20-25 करोड़ जो है टिकट के लिए देने के लिए है, 100 करोड़ अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए है, वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो लोकतंत्र है वो सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। ये जो त्योहार आ रहे हैं, हमें अपनी आजादी से अपने कैंडिडेट चुनने का, हमारे पास कोई आजादी नहीं है, क्योंकि जो नेशनल पार्टियां हैं वो एक कैंडिडेट आपके ऊपर थोप देती है, और जो छोटी पार्टियों से कैंडिडेट आता है या इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट आता है, उसकी इतनी पावर ही नहीं होती है कि उस धनबल और बाहुबल के सामने वो टिक नहीं पाता है, और मजबूर होकर जनता को सिर्फ उन्हीं को चुनना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट तो इनकी आएगी, इनको आप चुन के अपना वोट खराब करोगे तो कल ये आपका काम नहीं होने देंगे। तो लोकतंत्र जो है वो सिर्फ किताबों में रह गया है। अब जरूरत है कि चंद्रशेखर आजाद जो बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने जैसे हर वर्ग के लिए संघर्ष किया, चाहे वो पहलवानों का धरना था या चाहे किसी और का था, जहाँ पर भी अत्याचार होता है उनके पास कोई पहुंच जाती है तो वो वहां पर पहुंचते हैं, और उन्होंने एक नई पॉलिटिक्स की भी शुरुआत की है, जैसे कि वो अपना इलेक्शन जो है वो सामान्य जनता की जो फंडिंग है, क्राउड फंडिंग है, उससे लड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह जी थे या और जो हमारे पहले के नेता थे, उन्होंने जनता की क्राउड फंडिंग से इलेक्शन लड़ा, और जब वो उससे इलेक्शन लड़े तो वो जनता के नेता भी कहलाए। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो 100 करोड़ अपने पास से, अपने बड़े बड़े फाइनेंसर से जो खर्च करने के लिए आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, वो आपका प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो 10 साल से लगातार मनोज तिवारी जी हैं, आप उनको देख सकते हो कि वो हमारे क्षेत्र में कितनी बार रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की, रेस्टोरेंट चलाने वालों की, कोचिंग वालों की, जितने भी बुक शॉप्स खुली हुई है, या रेडी पट्टी ठेली वालों की, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन क्या कोई सुनने वाला है? कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ऐसे कब्जे कर रखे हैं कि रैली खड़ी करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप जाओ किसके पास, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो आपका वोट खरीद लिया था, आपका जो स्वाभिमान है वो खरीद लिया था, क्योंकि 100 करोड़ रुपए उन्होंने इसलिए खर्च नहीं किए थे आपके क्षेत्र में इलेक्शन के दौरान कि वो इन गलियों में घूम घूम के आपकी सेवा करेंगे। तो बात तो है। और आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आपको एक वोट की ताकत दी है कि आप अपने हिसाब से, अपने मनपसंद आप अपना राजा बना सकते हो, और आप जो पहले पेपर है उससे राजा निकलेंगे, ना कि रानी के पेट से राजा निकलेगा। उसी मुहिम को जो है वो सिर्फ जनता आगे बढ़ा सकती है। तो ये इलेक्शन जो है ये देश बचाने का इलेक्शन है, क्योंकि शायद इस बार ये पार्टी आ गई तो मेरे हिसाब से जैसे चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी बनती है, जैसे रशिया में तानाशाही स्थापित हो चुकी है, ऐसे इंडिया में सिर्फ नाम के इलेक्शन होंगे, कभी फिर से ये इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए इस बार का जो इलेक्शन है वो सोच समझकर और बड़ी समझदारी से दीजिए। पैसे जो है या कुछ खाने का जो लालच देकर उसमें अपने स्वाभिमान को और अपने वोट को, अपने देश को, अपनी देश की आजादी को, जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने बड़ी अपने बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया था, फिर से इसको गुलाम मत होने दीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और नए लोगों को इस बार जो पढ़ा लिखा यूथ है उसको भी अपनी जिम्मेवारी संभालते हुए इस बार जो है राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, बड़ी सक्रिय भागीदारी से हिस्सा लेना चाहिए, और अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। और मुखर्जी नगर में मैं यही अपील करना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो दुकानदार अपना रोजगार चलाने वाले हो, चाहे टीचर्स हो और चाहे स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों के बीच में ही रही हूँ, मैंने भी यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करी है,